आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हैं, पेज नंबर 266 266 से खून के अज्जाए तरकीबी। ये बेटा कोई भी इनमें से कोई भी जो हेडिंग है वो आपके पूछ सकता है क्वेश्चन में कि खून के अज्जाए तरकीबी के बारे में लिखें, तो आपको आना चाहिए। इससे पिछले लेक्चर में हमने खून को मुंतकिल करने का तरीका पढ़ा और खून जो है वो अगर मुंतकिल हो जाए तो कौन कौन सी पेचीदगियाँ कौन कौन सी ख़राबियाँ आ सकती हैं वो पढ़ी। तो किसी भी बच्चे ने अगर वो लेक्चर नहीं सुने तो बेटा वो सुन सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्टों में लेक्चर सारे मौजूद हैं, 1 से लेके और आगे ऑनवर्ड 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट बुक मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ। और अगर समझ में आया करे तो अपने साथियों को मशवरा दिया करें मेरे चैनल का। तो हम पढ़ते हैं खून के अज्जाए तरकीबी के खून में होता क्या क्या है। ये सुन लें बेटा, खून में 3 किस्म के खुलियात होते हैं। सुर्ख ज़रात, सुर्ख खुलियात जिनको कहेंगे हम, सफ़ेद ज़रात और प्लेटलेट्स। सुर्ख जो ज़रात हैं, रेड ब्लड सेल इंग्लिश में कहेंगे उनको, तो वो आपके बेटा ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से लेंगे और पूरी बॉडी में हर सेल और टिश्यूज़ तक पहुंचाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाएंगे हर सेल और टिश्यू से दोबारा फेफड़ों तक, यानी गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले में मदद करते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम, पुलिस सिस्टम है, पुलिस के सिपाही हैं समझ लो। जैसे हमारी पुलिस मुजरिमों को पकड़ती है, ऐसे वाइट ब्लड सेल सारे जरासीमों को पकड़ते हैं और उनकी ठुकाई लगाते हैं, उनको मारते हैं और आपको बीमार होने नहीं देते। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपके खून के जमने में मदद देते हैं और आपकी खून की नालियों को खोल के रखते हैं। तो पढ़ते हैं इनको बाकायदा। खून हमारे जिस्म में एक कनेक्टिव टिश्यू की हैसियत रखता है, ये मरूजी बन सकती है बेटा। आपकी हड्डियाँ और खून कनेक्टिव टिश्यू हैं दोनों। ये एक माया है जो खून की नालियों के अंदर गर्दिश करता रहता है। निज़ाम दौरान खून जिस्म के हर हिस्से को खून मुहैया करता है। दिल की हैसियत एक पंप की है जो बच्चे की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक, ये मुद्दत तक नहीं, मौत तक बेटा सुकड़ता और फैलता रहता है और इस अमल से खून जिस्म में गर्दिश करता रहता है। ये खून जो जिस्म में गर्दिश करता है इसके बुनियादी अज्जा तरकीबी दर्ज झेल होते हैं। खून के अज्जा तरकीबी का जायज़ा लेने पर मालूम होता है कि खून में 45% जो ज़रात पाए जाते हैं और 55% जो है वो माया होता है। यानी अगर कोई पूछे तो सेलुलर पार्ट कितना है, 45% ज़रात सेलुलर पार्ट कहलाएगा बेटा। और नॉन सेलुलर पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो कितना है, 55%। जहाँ परसेंटेज आ जाती है तो दोनों को मिला के बेटा 100% बनाना होता है। अल्लाह का निज़ाम देखें, 45 और 55 मिलके 100 बनेगा टोटल। आम तौर पर खून में 3 तरह के ज़रात होते हैं, सुर्ख ज़रात, सफ़ेद ज़रात और प्लेटलेट्स, जो कि मैं आपको बता आया हूँ। सुर्ख ज़रात क्या है बेटा, खून के ज़रात को, सुर्ख ज़रात को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट्स भी है। इन ज़रात की शक्ल प्लेट की तरह होती है। देखने में ये दरमियान से पतले और किनारों से मोटे होते हैं। इनकी रंगत सुर्ख होती है। यह रंगत इसमें मौजूद एक मादा हीमोग्लोबिन की वजह से सुर्ख होती है। हीमोग्लोबिन बेटा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, सुर्ख होती है, रेड होती है। और आपके खून का रंग भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहे का एक मरकब जिसको हीम कहते हैं और एक प्रोटीन ग्लोबिन पाई जाती है। ये भी देख लें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हीम 4% होती है और ग्लोबिन 96% होती है इसमें, यानी ये भी दोनों मिलके 100% बनेंगे। अगर खून को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले तो हीमोग्लोबिन इसके साथ मिलकर एक मरकब बनाती है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिले तो इसके साथ मिलकर भी मरकब बनाती है। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी बेटा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी है। ये उन्होंने मरकब तो बता दिए, मरकब बनेंगे, लेकिन उनका नाम नहीं बताए। ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। यूँ ये एक गैर मुस्तकिल मरकब बन जाता है। यानी देखो, फेफड़ों के पास गई हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन ली तो हीमोग्लोबिन क्या बन गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अब ये सारे हर सेल और टिश्यूज़ तक जाएगी और ऑक्सीजन पहुंचा देगी और वहाँ से वापसी आते हुए वापस क्या लेके आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलेगी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड उठा के कहाँ ले आएगी, फेफड़ों से, और फेफड़ों के ज़रिए बाहर खारिज कर दी जाएगी। जैसे हमारी बसें होती हैं, एक शहर से चलती हैं, वहाँ से सवारियाँ दूसरे शहर तक पहुँचाती हैं और वापसी पे आती है, वहीं से दूसरे शहर से सवारियाँ लेके जहाँ पे उन्होंने आना होता है वहाँ पे ले आती हैं। तो सवारियाँ लाने ले जाने का काम करती हैं। सेम इसी तरीके से हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आती है। जब सुर्ख ज़रात जो है रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है तो इसकी रंगत सुर्ख नज़र आती है। ये भी मरूजी बन सकती है बेटा। कहीं पे भी पिक्चर में देखेंगे जो रेड आपको खून की नालियाँ शो की होती हैं इंतहाई,
वो ऐसी आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती हैं। तो इससे यह पता चला कि ऑक्सीजन जब होगी तो उसकी रंगत गहरी सुर्ख हो जाती है, लेकिन जब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है तो इनका रंग नीला हो जाता है। तो जहाँ पे भी आप पिक्स में देखेंगे जो नीली नीली हैं वो वेन्स होती हैं, और वेन में कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। सुर्ख ज़रात रेड ब्लड सेल ये सलाहियत रखते हैं कि ये बारीक से बारीक नालियों के अंदर से गुजर जाते हैं, और खून के अंदर इनकी तादाद नॉर्मल तादाद 45 से 55 लाख फी क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ये भी मरूजी बन सकती है। 1 मिलीमीटर में 45 से 55 लाख होते हैं ये। सुर्ख ज़रात रेड ब्लड सेल की उम्र 3 से 4 माह होती है बेटा, तकरीबन 120 दिन बनती है ये। इतना अरसा जिंदा रहने के बाद मर जाते हैं, और इन रेड ब्लड सेल के मुर्दा टुकड़े तिल्ली में जमा होते रहते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बेटा सारे एक ही दिन मर जाएंगे, हर रोज़ कुछ रेड ब्लड सेल मर भी रहे होते हैं और कुछ नए बन भी रहे होते हैं। तो जैसे ही आज जो बने हैं उनकी 120 दिन पूरी होगी तो वो डेथ हो जाएगी, और कल जिनकी पूरी होगी तो अगले दिन भी, और हर रोज़ नए बन भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, मर भी रहे हैं और नए बन भी रहे हैं। फिर आ जाएंगे सफ़ेद ज़रात। बेटा खून के सफ़ेद ज़रात को वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, या कार्पसल्स WBC। इसके अलावा इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। जैसे रेड ब्लड सेल का नाम एरिथ्रोसाइट था, इनका सफ़ेद ज़रात का ल्यूकोसाइट है। हालत से सेहत में खून के अंदर सफ़ेद ज़रात कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। जब सफ़ेद ज़रात जिस्म के मुदाफ़ित निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। जब किसी मर्ज़ के जरासीम जिस्म पर हमलावर होते हैं तो ये जिस्म की हिफाजत करते हैं और जिस्म को बीमारी से बचाते हैं। इसी वजह से बीमारी के दौरान इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। ये जब चेक करवाते हैं बेटा, अगर इनकी तादाद बढ़ चुकी है तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है। अल्लाह का निज़ाम है, जैसे कि हमारे अगर किसी शहर में कोई हंगामा खड़ा हो जाए तो दूसरे शहरों की पुलिस भी आके, हमारे शहर की जो पुलिस है वो तो करेगी, दूसरे शहरों से भी पुलिस की नफरी बुला ली जाती है ताकि आप इन क्रिमिनल से, इस क्राइम से निपटें। सेम इसी तरीके से अल्लाह का निज़ाम है कि अगर जरासीम आएंगे बाहर तो वाइट ब्लड सेल की तादाद अल्लाह पाक ज़्यादा कर देता है। तो हम जब चेक करवाते हैं तो वाइट ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा मिले तो इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। इसकी वजह से हमारी पुलिस इकट्ठी हो गई है। वाइट ब्लड सेल मैंने पहले बताया, ये हमारे पुलिस के सिपाही हैं, पुलिस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है। आम हालात में खून के अंदर सफ़ेद ज़रात की तादाद 6 से 8,000 फी क्यूबिक मिलीमीटर होती है। खून के अंदर मौजूद सफ़ेद ज़रात की मज़ीद कई अक़साम होती हैं। इनकी चंद मिसालें ये हैं: एज़ेनोफिल्स, बेज़ोफिल्स, पॉलीमार्फिस, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये तकरीबन 5 अक़साम है बेटा। ये सारी की सारी किसकी हैं? ये वाइट ब्लड सेल की हैं। खून के सफ़ेद ज़रात WBC खून के अलावा जिस्म में भी पाए जाते हैं। खून के अलावा मैंने बताया था बेटा एक लिम्फ होता है। लिम्फ भी माया है जैसे खून है, लेकिन लिम्फ जो है वो सफ़ेद कलर का माया होता है और लिम्फेटिक वेसल में से बहता है, और ये पूरी बॉडी में हर जगह पे मौजूद है। जैसे खून बहता है लिम्फ भी वैसे ही बहता है। ये खून के अंदर से ही माया निकलता है और खून में वापस चला जाता है। इसका काम टिश्यूज़ को धोना है और जरासीम को पूरी बॉडी से पकड़ पकड़ के मारना है। कुछ लिम्फ नोड बने होते हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पे ले जाता है, जैसे पुलिस की चौकियाँ होती हैं, और वहाँ पे उन जरासीमों की टुकाई लगाई जाती है। तो ये लिम्फ में भी वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। फिर आ जाएंगे प्लेटलेट्स। मैंने बताया था ये खून को जमने में मदद देते हैं बेटा। खून के अंदर पाए जाने वाले तीसरी किस्म के ज़रात प्लेटलेट्स हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। रेड ब्लड सेल का नाम एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल का नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट दूसरे नाम है ये बेटा। ये भी मरूजियाँ बन सकती हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। ये खून के अहम ज़रात होते हैं। इनके फ़ाल के एतबार प्लेटलेट्स का साइज़ रेड ब्लड सेल से 1/3 होता है, यानी ये काम के हिसाब से, फ़ाल कहते हैं काम को, काम के हिसाब से इनका साइज़ जो है वो 1/3 होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। खून के अंदर इनकी तादाद फ़ी क्यूबिक मिलीमीटर 3 लाख होती है। ये मरूजी बन सकती है बेटा। ब्लड प्लेटलेट्स का बुनियादी काम खून को जमने में मदद देना है। इनकी वजह से बहता हुआ खून बहुत जल्द जम जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद में कमी वाक़ई हो जाए, ये होता है बेटा जब डेंगू बुखार हो ना तो इसकी तादाद कम हो जाती है, तो इससे खून के इंजमाद और बहाव में ख़राबी वाक़ई होती है, और चोट की सूरत में खून का बहाव जल्द नहीं रुकता। यानी खुदा न खास्ता अगर खून बहना शुरू हो गया तो खून रुकेगा नहीं। फिर आ जाता है बेटा प्लाज्मा। वो जो 3 पार्ट्स थे खून के, वो तो तीनों मिला के 45% थे, और प्लाज्मा कितना होता है? 55%। जैसे इब्तिदा में जिक्र हो चुका है कि खून का 55% जो हिस्सा है खून के प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। इस सियाल की रंगत जर्दी माइल होती है। इसका जायका नमकीन होता है। इसकी खासियत
खार होती है, खारी खारी लगता है बेटा। जो नमकीन जायका हो, खारा सा जायका जिसको कहते हैं, तो इसकी खासियत है ये खारा होता है, नमकीन होता है इसका जायका। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन और नमकियात पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर दरअसल किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है बेटा। फिर और तीसरी है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है। प्लाज्मा के अंदर दरअसल नमकियात पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको आम नमक कहते हैं खाने वाला बेटा, सोडियम फास्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फास्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट, ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं? ब्लड प्लाज्मा में। खून के प्लाज्मा में मज़कूरा प्रोटीन और नमकियात के अलावा ग्लूकोज भी पाया जाता है। जब जिस्म से खून खारिज होता है तो ये जिस्म से खून के खारिज होने के बाद जम जाता है, और अगर इसको दबाया जाए तो इसके अंदर से एक जर्द रंग का मादा खारिज होता है जो कि सीरम कहलाता है बेटा। खून का मुआयना, ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं? खून के अंदर इसकी बीमारी के लिए बहुत से टेस्ट किए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो खून के टेस्ट खून के ही किए जाते हैं जिसकी मदद से बीमारी के बारे में हमें इल्म हो सकता है। यानी जब भी डॉक्टर कहेगा अपना ब्लड टेस्ट करवा के लाओ, ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, या कोई जरासीम का बीमारी का हमला हो चुका है। जैसे आप जानते हैं कि खून जिस्म के अंदर से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद जम कर लोथड़ा बन जाता है। अब कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो इसके जमे हुए खून से हो जाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो जमे हुए खून से नहीं होते। इनके लिए खून का स्याल हालत में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ टेस्ट रहता है तो खून को जमाया जाता है, जमा के उसका ना प्लाज्मा अलग किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स का टेस्ट। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे शुगर वगैरह का, वो खून को जमे बगैर वो टेस्ट होते हैं। तो इसलिए वो ट्यूबें होती हैं, उनको कहते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब। तो उनके अंदर एक मादा मौजूद होता है, उसमें अगर खून डाल दें तो वो खून को जमने नहीं देता। तो जो टेस्ट बगैर जमे खून से करने हैं उनके लिए खून जमने नहीं देना। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो खून को जमा के किए जाते हैं, उनमें आप जानबूझ के खून को जमाते हो, पहले उसका प्लाज्मा अलग करते हो। जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स के टेस्ट खून को जमा के किए जाते हैं, उसका जो पीला पानी है प्लाज्मा वो ऊपर आ जाता है, और सेलुलर पार्ट जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स नीचे बैठ जाते हैं। एक मशीन होती है लेबॉर्ट्री के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूग करते हैं उसको ताकि खून जम जाए हैं। तो वो यही बताना चाह रहा है, ठीक है। जो टेस्ट सियाल खून से होते हैं इनके लिए खून को इस हालत में बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाते हैं। इन टेस्टों के लिए खून को जमने से रोकने की खातिर इसमें सोडियम साइट्रेट शामिल कर देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में पहले से सोडियम साइट्रेट ख़ास मिकदार में डाल दिए जाते हैं और मरीज़ का खून निकाल कर फौरी तौर पर इसमें शामिल कर दिया जाता है। इस तरह करने से खून के अंदर इसके जमने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से जो टेस्ट सियाल खून से होते हैं इनके लिए खून सियाल हालत में दस्तयाब हो जाता है और मतलूबा टेस्ट बगैर किसी दिक्कत के कर लिए जाते हैं। अब हम मदरा झेल में से आपको अलग अलग इन टेस्टों की तफसील बताते हैं जो कि सियाल खून से होते हैं और जो जमे हुए खून से होंगे। सियाल खून कहते हैं बेटा गाढ़ा खून, उसमें ESR टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये सियाल खून है, पतला खून सियाल खून से होते हैं, ये पतला पतला कहेंगे सियाल को। ESR टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, TLC और DLC, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सारे पतले खून से होंगे बेटा। और जमे हुए खून से कौन से टेस्ट होंगे? LFT, KFT, विडाल टेस्ट, MP टेस्ट, सीरम यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, सीरम सोडियम, सीरम पोटाशियम, सीरम कैल्शियम, सीरम आयरन। उसके बाद हो जाएंगे बेटा ब्लड शुगर टेस्ट, सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सीरम कॉपर, सीरम जिंक, सीरम क्लोराइड, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और लीवर एंजाइम है। ये लीवर एंजाइम के टेस्ट, ये के सारे जमे हुए खून से होंगे। बीमारी और खून का टेस्ट, ज़्याबतीस ब्लड फॉर शुगर टेस्ट बेटा, खून लेंगे आपका शुगर चेक करने के लिए। लबलबा की तकलीफ़ के लिए, गले के गदूद, थायराइड की तकलीफ़ के लिए, खून की कमी, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया इसका। टाइफाइड बुखार के लिए विडाल टेस्ट होता है। मलेरिया बुखार के लिए मलेरियल पैरासाइट टेस्ट होता है। गुर्दों की तकलीफ़ के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। जिगर की तकलीफ़ के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। और खून में हार्मोन्स का इम्तहान करने के लिए ब्लड फॉर हार्मोनल टेस्ट होता है, ठीक है। ये जिगर की तकलीफ़ के लिए उसको हम कहते हैं LFT, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक हो गया। गुर्दों के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, इसको शॉर्ट में KFT कहेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT, KFT, ठीक है। मलेरिया बुखार के लिए मलेरियल पैरासाइट, MP टेस्ट इसको कहेंगे। टाइफाइड बुखार वाला विडाल टेस्ट, खून की कमी वाला हीमोग्लोबिन HB टेस्ट।
ये शॉर्ट भी दिए हैं बेटा। गले के गदूल के लिए T4 T3 और T4 यानी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके टेस्ट होते हैं। लबलबा की तकलीफ़ के लिए लाइपेज और शुगर टेस्ट हो जाएगा, सीरम टेस्ट, ज़ाबितीज़ वाला ब्लड शुगर टेस्ट, ये सारे इनके नाम दिए गए हैं। LFT KFT आपको पता होने चाहिए हैं। तो ये तो बेटा खून के अज्जाए तरकीबी पढ़ लिए, खून के टेस्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बेटा पेशाब के अज्जाए तरकीबी। पेशाब में क्या क्या होता है। इंसानी जिस्म में गुर्दे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये खून से फासिद मादों को अलग करके पेशाब की सूरत में खारिज करते हैं। फासिद मादे कहते हैं बेटा बेकार मादे, और खून आपका साफ़ शफाफ हो जाता है। इस तरह से जिस्म से फालतू मायात और दीगर फासिद मादे पेशाब की शक्ल में जिस्म से अलग हो जाते हैं। पेशाब की रंगत हल्की जर्द होती है। ये भी मारूजी बन सकती है कि इसकी रंगत कैसी होती है, आपने बताना हल्की जर्द। गैर सेहतमंद होने पर इसकी रंगत तब्दील हो जाती है। अगर कोई और आ रहा हो, रेडिश आ रहा हो, तो इसका मतलब ब्लड आ रहा है उसमें। और भी अगर कोई तब्दीलियां हों, तो येलो पेशाब आ रहा है तो डॉक्टर पूछते हैं कि किस किस्म के पेशाब आ रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि इसमें कोई बीमारी है। एक सेहतमंद आदमी आमतौर पर 24 घंटे में तकरीबन 1 लीटर पेशाब खारिज करता है। कहीं कहीं ये 1 से 2 लीटर भी आती है बेटा नॉर्मल। ये कोई हतमी मकदार नहीं, मौसम के असरात के पेश नज़र इसमें कमी बेशी हो सकती है। पेशाब का अखराज आम तौर पर दिन के वक्त ज़्यादा और रात के वक्त कम होता है। इसकी वजह से यह है कि नींद के दौरान गुर्दे अपना काम करना कम कर देते हैं। पेशाब के तजिए से मालूम होता है कि इसमें 96% पानी और बकिया 4% ठोस मादे होते हैं। पेशाब की मकदार कम या ज़्यादा होने से इन ठोस मादों की मकदार में कोई फ़र्क नहीं आता, वो अपनी मकदार बरकरार रखते हैं। अगर पानी की मकदार कम मकदार में पिया जाए तो इस पेशाब की रंगत गहरी हो जाती है। पेशाब का रंग एक ख़ास मादे की वजह से होता है और यह मादा यूरोक्रोम कहलाता है। ये भी मरूजी बन सकती है। पेशाब का रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। यह मादा सफ़रा या बाइल की एक तब्दील शुदा शक्ल है। पेशाब की खासियत हल्की तेज़ाबी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये तेज़ाबी हालत बढ़ जाती है। पेशाब के अंदर मौजूद पानी में सबसे ज़्यादा हलशुदा मादा यूरिया है। इसकी 2% मकदार होती है, यानी ठोस मादों का निस्फ़ एक सेहतमंद आदमी पेशाब के 35 ग्राम यूरिया खारिज करता है। इसके अलावा दीगर मादों यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूप्रिक एसिड है बेटा, ये अप्रिक एसिड और क्रेटिनिन पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात भी शामिल होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मकदार सोडियम क्लोराइड जो आम नमक होता है बेटा इसकी होती है। इसके अलावा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फेट और कार्बोनेट भी पेशाब में होते हैं। गुर्दे इन तमाम नमकियात को खून के अंदर ख़ास तनासब से कंट्रोल कर लेते हैं। ज़्यादा नमक खाएंगे ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा पानी पिएंगे पतला पेशाब ज़्यादा मकदार में आएगा, कम पानी पिएंगे गाढ़ा पेशाब आएगा। जैसे रोज़े की हालत में बेटा सुबह सुबह सहरी के वक्त हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, 9-10 बजे तक जो पेशाब आता है ज़्यादा मकदार में आएगा, पतला आएगा। लेकिन सारा दिन पानी नहीं पीते, ज़ोहर असर के बाद या तो पेशाब आता ही नहीं, और आएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा मकदार में गाढ़ा पेशाब आएगा। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है बेटा। अगर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है जिसम में पानी रोक लिया जाता है, नमकियात की ज़्यादा ज़रूरत है नमकियात भी रोक लिए जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में नमकियात और पानी ले लिया जाए तो ज़्यादा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद और अंदरूनी माहौल में इतदाल और तवाज़ुन कायम रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। और अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस रखा है बेटा। बाहर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जिस्म का दर्जा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चीनी ज़्यादा खाएँ कम खाएँ, शुगर की मकदार एक हद तक रहती है। ज़्यादा चीनी खाएँगे तो ज़्यादा इंसुलिन आएगी, ज़्यादा बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक, कम चीनी खाएँगे तो ग्लूकागान हार्मोन आएगा और शुगर चीनी को बचा के रख लिया जाएगा। ज़्यादा नमकियात खाएंगे तो पेशाब के ज़रिए ज़्यादा निकल जाएंगे, कम नमकियात खाएंगे तो पेशाब में नमकियात नहीं निकलेंगे बल्कि रोक लिए जाएंगे जिस्म में, ताकि जिस्म में पूरी रहे मकदार। बस ये बड़ा प्यारा निज़ाम है। गुर्दे इन तमाम नमकियात को खून के अंदर एक ख़ास तनासब से कंट्रोल करते हैं। इनके तनासब के बढ़ जाने से अमराज पैदा होती हैं। अगर इन नमकियात के खून से मुनासिब सफाई ना हो और ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट पत्थरियाँ बनाती हैं। पेशाब में बहुत कलील मकदार में शक्कर होती है जो कि 1% होती है। पेशाब की pH 6 होती है और कसाफत इजाफी 1010 से 1025 तक होती है। पेशाब के टेस्ट कौन से होते हैं बेटा? शुगर टेस्ट, ये ज़्याबतीस यानी शुगर के मरीज़ों के लिए करवाया जाता है। कीटोन टेस्ट, ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए किया जाता है। एल्बुमिन टेस्ट गुर्दों की तकलीफ़ के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट हमल की तशख़ीस के लिए, हमल का पता चलता है प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। पस सेल्स टेस्ट है, किसी तरह के इन्फेक्शन के लिए करवाया जाता है। फिर आ जाता है सुर्ख ज़रात का टेस्ट, रेड ब्लड सेल, खुदा न खास्ता गुर्दे के नेफ्रॉन ख़राब तो नहीं हो गए, ठीक है, किसी ज़ख़म
की तशख़ीस के लिए करवाया जाता है। पेशाब का कल्चर टेस्ट करवाया जाता है इन्फेक्शन की तशख़ीस के लिए। पेशाब में पस सेल यानी पीप तो नहीं आ रही है, रेड ब्लड सेल के आने से सुजाक की तरफ इशारा मिलता है। ये एक बीमारी है बेटा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STI इसको कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट के आने से पथरी का इशारा मिलता है कि पथरी हो चुकी है। ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं बेटा। प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, हमल के लिए पेशाब लिया जाता है और एक टेस्ट स्ट्रिप होती है, वो उसमें थोड़ी देर डिप करके और रख दी जाती है। 2 लकीरें आएँ तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी हो चुकी है, ना आएँ तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। ये पेशाब का एक टेस्ट है जो हमल की तशख़ीस के लिए किया जाता है, औरत हामला है या नहीं। ये एक ख़ास तरह का टेस्ट है। जब हमल करार पा जाता है तो खून के अंदर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है और इन हार्मोन का पेशाब के ज़रिए अखराज होता है। हैज़ ना आने के 10 रोज़ बाद इस पेशाब में अखराज का नोट किया जाता है। असल में बेटा ये प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता, ये गोनाडोट्रोपिन टेस्ट है। अगर गोनाडोट्रोपिन टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन आएगा ही हमल के बाद, ठीक है। लिहाजा हैज़ ना होने के 10 रोज़ बाद पेशाब का यह मखसूस टेस्ट बराए हमल किया जाता है, जिसमें मज़कूरा बाला हार्मोन यानी गोनाडोट्रोपिन के अखराज की तशख़ीस से हमल करार पाने का तयन किया जाता है। आजकल स्ट्रिप टेस्ट किया जाता है जिसको बहुत आसान और सस्ता तस्वर किया जाता है। 10-20 रुपए की स्ट्रिप मिलती है, खुद ही घर में औरतें कर लेती हैं। फिर आ जाएगा पेशाब का कल्चर टेस्ट। कल्चर सुन लें बेटा, जरासीमों को मसनूई तौर पे लेबॉर्ट्री में नशोनुमा करवाना, उनकी तादाद बढ़ाना, नस्ल बढ़ाना पेशाब का कल्चर टेस्ट कराता है। कल्चर जहाँ पे भी लगा होगा, ब्लड कल्चर भी हो सकता है बेटा, तो वहाँ पे जरासीमों को मसनूई तौर पे लेबॉर्ट्री में नशोनुमा करवाया जाएगा ताकि पता चल सके कि कौन से जरासीम जो हैं वो बीमारी का सबब बन रहे हैं। पेशाब के मुख्तलिफ इम्तहानात में खुर्दबीनी इम्तहान है जिसके ज़रिए पीप के ज़रात, पस सेल, खून के ज़रात, रेड ब्लड सेल और दीगर फासिद मादों की तशख़ीस होती है और अमराज का इल्म होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये खुर्दबीनी मुआयना नाकाफ़ी रहता है और दुरुस्त तशख़ीस नहीं होती और मर्ज़ पर काबू नहीं आता। मज़कूरा कबावतों से पाक एक टेस्ट पेशाब के कल्चर करने का है। इस टेस्ट के ज़रिए पेशाब में मौजूद जरासीम का दुरुस्त इल्म हो जाता है, बल्कि इस टेस्ट में मुतल्लिक़ जरासीम के हवाले से जरासीम कुछ अद्वियात के साथ इसका टेस्ट करके इसके लिए यानी इसके ख़ात्मा के लिए दुरुस्त दवा का भी इल्म हो जाता है। ये टेस्ट जरासीम की तशख़ीस भी करता है और इस पर मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक के असरात का भी पता देता है। ये क्या होगा बेटा, इसको जरासीमों को मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्री में नशोनुमा करवाएंगे। जैसे ही उनकी तादाद बढ़ेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जरासीम है, ये पंगा कर रहा था जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। और फिर मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक उसी कल्चर पर डालेंगे और देखेंगे कि किस एंटीबायोटिक से ये मरते हैं। तो दोनों फ़ायदे हो गए। एक तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा जरासीम था जो पंगा कर रहा था, और इससे हमें उसकी दवा का, उसके मारने वाली दवा का भी पता चल गया। तो वही एंटीबायोटिक बंदे को देंगे और इंसान के अंदर भी जाके वो उन जरासीमों को मार देगी और हम बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। फिर आ जाएगा मनी का टेस्ट, इसको सीमन टेस्ट कहते हैं बेटा। जब एक शादीशुदा जोड़े के बच्चे पैदा ना हो रहे हों तो मर्द की मनी ले ली जाती है और उसमें स्पर्म की तादाद देखी जाती है। उसमें 3 चीज़ें देखते हैं, एक एक्टिव स्पर्म कि कौन से एक्टिव हैं, फिर होते हैं एक स्लगिश कहते हैं सुस्त, और एक होते हैं डेड, ठीक है। तो उनकी मिकदार नोट की जाती है, कितने एक्टिव हैं, कितने स्लगिश हैं, सुस्त हैं और कितने डेड हैं, मुर्दा हैं। जब एक शादीशुदा जोड़ा बावजूद कामयाब मुबाशरत के यानी मिलाप के, मियाँ बीवी का मिलाप को मुबाशरत कहते हैं बेटा, एक अरसा तक औलाद की नेमत से महरूम रहे तो औलाद ना होने की तहकीक की जाती है। औरत और मर्द के मुख्तलिफ लफ्ज़ बेटा टेस्ट किए जाते हैं। इस हवाले से मर्द की मनी का टेस्ट किया जाता है ताकि इस बात का इल्म हो सके कि इसकी मनी में औलाद पैदा करने वाले जरासीम हैं या नहीं हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि मनी का टेस्ट अक्र मर्दाना का टेस्ट है, यानी कि मर्द के अंदर जो स्पर्म हैं या नहीं है। वैसे बांझपन वसी मौजू है और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इन वजूहात में से एक मनी सीमन में औलाद पैदा करने वाले जरासीम यानी जिनको स्पर्म कहते हैं बेटा, उनका ना होना है। लिहाजा इस मकसद के लिए टेस्ट किया जाता है। मनी का नमूना हासिल करना कैसा है? मनी का मुआयना सीमन टेस्ट के लिए मनी का नमूना बहुत अहमियत का हामिल है। अगर नमूना दुरुस्त वक़्त पर और दुरुस्त तरीके से ना लिया जाए तो मतलूबा मालूमात का हसूल दुश्वार हो जाता है। मनी का नमूना हासिल करने के लिए कम अज़ कम 1 हफ़्ता तक मर्द को मुबाशरत से परहेज़ करना चाहिए, यानी पहले 1 हफ़्ता मियाँ बीवी मिलाप ना करें। जब मनी का अखराज होता है तो जैसे वक़्त गुज़रता है इसमें मौजूद जरासीम की तादाद कम होती चली जाती है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि मनी का नमूना हासिल करने के बाद जल्द अज़ जल्द लेबॉर्ट्री तक पहुंचा दिया जाए और फिर जल्द अज़ जल्द इसका टेस्ट हो।
हो जाए। होता ऐसे है कि जैसे मनी निकाल लिया फ़ौरन ही लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं और फ़ौरन ही इसका मुआयना करना होता है कि इसमें स्पर्म की तादाद देखें कि कितने इसके अंदर एक्टिव हैं, कितने स्लगिश हैं और कितने डेड हैं। नमूना हासिल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाना चाहिए। नमूना हासिल करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि मुश्तज़नी के अमल से मनी का अखराज करके इसको एक साफ़ स्टेरिलाइज शीशी में इकट्ठा कर लिया जाए। मुश्तज़नी कहते हैं बेटा हाथ से उज़्व तनासुल को मल मल के, ठीक है। और अगर मर्द के लिए ऐसा करना मुमकिन ना हो तो कोई और तरीका अख्तियार करे, यानी मियाँ बीवी आपस में मिलाप करें। जैसे ही मनी आने लगे तो उसको एक डब्बी में बंद कर लिया जाता है। वो डब्बी भी लेबॉर्ट्री से आसानी से मिल जाती है और वो जरासीम से पहले से पाक होती है, स्टेरिलाइज होती है, और उसमें इकट्ठा करके और लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया जाता है। एक तरीक़ाकार ये है कि मर्द कंडोम चढ़ाकर मुबाशरत करे, यानी कंडोम चढ़ा ले अपने उज़्व तनासुल पर और मियाँ बीवी मिलाप करें और मनी जो है वो सारी की सारी कंडोम में इकट्ठी हो जाएगी और वो फिर कंडोम वाली मनी को डब्बी में डाल के, ठीक है, और उसको टेस्ट करवा लिया जाएगा। कंडोम में से मनी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। ख्याल रहे कि मनी का नमूना के हसूल के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए इसको एक साफ़ शीशी में डालकर फ़ौरी लेबॉर्ट्री भेज दिया जाए। मुआयना क्या होगा बेटा, जब मनी का नमूना लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाता है तो इसके टेस्ट का मरला शुरू होता है। टेस्ट के मरले में मनी की मिकदार देखी जाती है। आम तौर पर एक वक्त में इसका नॉर्मल अखराज 2.5 मिलीलीटर होता है। 2.5 से 5 मिलीलीटर तकरीबन होता है बेटा ये, ठीक है। टेस्ट के फिर आ जाएगा इसके अंदर सेहतमंद आदमी में स्पर्म की मिकदार 120 मिलियन 60 से 120 मिलियन फ़ी मिलीमीटर तक होती है। मिलियन कहते हैं बेटा 10 लाख को, और 120 मिलियन का मतलब हो गया ये तकरीबन 12 करोड़ बनेंगे तकरीबन बेटा। तो इतने जो है वो ये होते हैं। ये करोड़ों की तादाद में एक मरतबा जब मेल फीमेल का मिलाप होता है तो स्पर्म खारिज होते हैं और एक ही ने काम आना है, एक ही ने बच्चा पैदा करना है, क्योंकि फ़ीमेल का एग सिर्फ एक आता है, ठीक हो गया। इन स्पर्म में कई तरह के स्पर्म होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्लगिश मैंने बताया, जैसा कि सुस्त मोटाइल हरकत वाले, एक्टिव मोटाइल जो इंतहाई हरकत करने वाले वगैरह, और इसके अलावा डेड स्पर्म भी होते हैं। डेड मैंने बताया मुर्दा स्पर्म। सेहतमंद आदमी में एक्टिव मोटाइल की तादाद 80 से 90% होती है। सेहतमंद आदमी में जो स्लगिश की तादाद 10% होती है और सेहतमंद आदमी में मुर्दा स्पर्म की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो सकती है। इसकी मज़कूरा तादाद में तब्दीली गैर सेहतमंदी का इशारा देती है। अगर ये तब्दीलियाँ अलग अलग हों, इससे सेहतमंद की बता दी हैं बेटा, अगर इससे आगे पीछे हो रही हों तो इसका मतलब उस बंदे में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। सेहतमंद स्पर्म एक दुम सिंगल टेल वाले होते हैं, यानी एक उनकी दुम होती है और एक इनकी हेड होता है, सर, ठीक है। 2 या 3 दुम वाले या दुम के बगैर स्पर्म गैर सेहतमंद होते हैं। किसी की 2 दुमें हों, 3 हों तो इसका मतलब वो सेहतमंद स्पर्म नहीं है। अगर सेहतमंद स्पर्म की तादाद मज़कूरा तादाद से कम है तो ये हालत ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है, और अगर सेहतमंद हरकत करने वाले स्पर्म बिल्कुल ना हों तो इस हालत को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, यानी उसके स्पर्म हैं ही नहीं, एज़ोस्पर्मिया, ठीक है। वो मर्द जो है वो बांझ है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो हमल के दौरान इस्तेमाल होने वाली अद्वियात कौन कौन सी हैं बेटा? यूज़ ऑफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, ये भी देख लेते हैं, थोड़ी सी हैं, और यही दवाइयाँ आपने पक्की याद कर लेनी है। ये दवाइयाँ उन्होंने बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, जो कि हमल के दौरान नुकसान नहीं देती, वो याद कर लेनी है। दौरान हमल हर किस्म के अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बाज़ अद्वियात की ममानियत होती है, इसलिए हम चंद अद्वियात का जिक्र कर रहे हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। पैरास्टामोल गोलियाँ, पैनाडोल गोलियाँ, कालपोल गोलियाँ, डिस्प्रोल गोलियाँ, ये सारी की सारी बेटा पैरास्टामोल ही हैं, ये इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर आ जाएंगी वेलाडोल गोलियाँ, कैनामोल गोलियाँ, पैरापायरीन, सीमोफिन गोलियाँ, ये हो सकती हैं। इसके बाद आ जाएंगी एम्प्लासिन गोलियाँ, मेडिप्रीन गोलियाँ, पेनकम गोलियाँ और एडोलोर टैबलेट, ये इस्तेमाल हो सकती हैं। ये सारे के सारे तकरीबन ये थी आपकी दर्द को ख़त्म करने वाली अद्वियात। फिर आ जाएंगे मदर झेल बहुत सी एहतियात से कम मिकदार में जो इस्तेमाल हो सकती हैं। डिक्लोरान गोलियाँ, डिक्लोरान भी दर्द के लिए बेटा, और रियोनिल और फिनिक गोलियाँ, ये भी दर्द के लिए हैं। ज़्यादातर ऊपर वालियों में से कोई इस्तेमाल करें आप, ये नीचे वालियों के भी बजाय बल्कि ये 4 ऊपर वाली याद कर लें बस, और ये सबको वैसे याद ही होती हैं। और ये डिक्लोरान और डेक्लोफेनिक वाली, एसिफेनिक, एसिलोफेनिक, उसमें आ गया आपकी कैफलाम, बैफलाम, ये सारी की सारी फेनिक गोलियां हैं। बुखार के लिए पोंस्टान और दर्द के लिए बरोफिन, प्रेपिनोइक एसिड, ट्रामाल और पैथाइडीन के ग्रुप की अद्वियात इस्तेमाल करने से गुरेज करना आपने। बुखार के लिए बस आपने वही इस्तेमाल करनी, पैरास्टामोल, पैनाडोल वगैरह।
मज़कूरा अद्वियात आम तौर पर दर्द रोकने के लिए भी काम आती हैं, जो ऊपर सारी हमने बयान की हैं। मज़कूरा का मतलब जिनका जिक्र हो चुका है। एंटीबायोटिक में कौन सी यूज़ कर सकते हैं बेटा? एम्पीक्लॉक्स इंजेक्शन, एमॉक्सिल इंजेक्शन, कैनासलीन, पेनब्रेटिन इंजेक्शन, ओमनिपिन, आर्बिनिन, एमॉक्सिपिन इंजेक्शन, पेंसिट इंजेक्शन, एमॉक्सिल कैप्सूल, एनासाइन इंजेक्शन, डिसिसिलिन कैप्सूल, एम एम एम्पलीपिन कैप्सूल, ये इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। और दूसरी जो है ये सारी एंटीबायोटिक है, इनमें से एक दो याद कर लें बस। और सेपामॉक्स, वाईमॉक्स, इसके साथ मॉक्स आएगा, वेपिसेल, प्रिंसीमॉक्स, एम्पलीपिन, ऑगमेंटन, ये टैबलेट वगैरह हैं, गोलियां जिसके साथ कैप्सूल लिखा, कैप्सूल होता है, टैबलेट के साथ टैब लिखते हैं शॉर्ट में। पिंगलोप गोलियाँ, पिमॉक्स सिरप, पेंसिलिन इंजेक्शन, पिंकलॉक्स कैप्सूल, क्लॉक्सापिन कैप्सूल और अमॉक्सीपिन कैप्सूल। अगर कोई चीज़ बेटा समझ में ना आई है, आपको नाम पढ़ने आने चाहिए, और ना भी समझ आए तो गूगल कर लें कि ये जो टैबलेट है यूज़र इसके क्या हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि फ़लाँ टैबलेट, जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि ये अमॉक्सीपिन कैप्सूल, यूज़र्स ऑफ अमॉक्सीपिन कैप्सूल लिखेंगे तो उसके सारे यूज़र्स आ जाएंगे। फिर लिखेंगे इज़ इट सेफ़ इन प्रेगनेंसी। अगर आप लिखेंगे कि अमॉक्सीपिन सेफ़ है प्रेगनेंसी में तो आ जाएगा, सेफ़ है तो भी आ जाएगा, ना सेफ़ है तो भी आ जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको इनके नाम आने चाहिए और इनका पता होना चाहिए, बाकी गूगल हमेशा आपकी मदद करेगा। सुकून आवर अद्वियात में बेटा डायज़ीपाम गोलियाँ, लिब्रियम और वैलियम गोलियाँ ये दी जा सकती हैं। तो ये थी हमारी इमरजेंसी में होने वाली बेटा मेडिसन, और हमने देखे ब्लड के अज्जा, खून के अज्जा। फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट एड, अगला यूनिट, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।